हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो जैसा कि हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में किया था उसी प्रैक्टिस या उसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पॉलिटी के जो हमारे क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग एनडीए के लिए कर रहे थे, खास तौर पे सीडीएस सीएपीएफ के लिए भी हेल्पफुल है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने वही करना है पिछली बार की तरह। एक पेपर के ऊपर आपने एक तरफ आपके राइट और एक तरफ रॉन्ग की लिस्ट बना लेनी है। 20 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपके मैक्सिमम 80 नंबर होते हैं। जितने भी सही होते हैं वो आप नोट करते जाइए, जितने भी गलत होते हैं वो आप नोट करते जाइए, और लास्ट में फिर हम लोग उसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। अब बकायदा गिनती के दिन हमारे पास एनडीए के पेपर के लिए रह गए हैं। एंड ये एसएस टेस्ट जो है छोटा सा हम लोग ले रहे हैं, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन और का क्या लेवल चल रहा है अपना असेसमेंट करने में आपको काफी मदद मिलेगी। विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। आप लोग जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही अपना कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे, तो फिर मैं किसी से पूछूंगा। इस तरीके से अपने स्पॉन्टेनियसली सबने जवाब नहीं देना, ठीक है? करें शुरू? ओके, पहला पहला क्वेश्चन। Whose recommendation is mandatory to impeach the President of India from his office before the completion of his और हर टर्म? अगर भारत के राष्ट्रपति को उसका 5 साल का टर्म पूरा होने के पहले आप इम्पीचमेंट के तहत उसके ऑफिस से निकाल रहे हैं, तो उसके लिए किसका रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है? सही जवाब क्या है इसका? टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? इम्पीचमेंट का प्रोसेस पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में से किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। दोनों हाउसों से जब अल्टीमेटली इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन पास हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, आपका जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ में जब ये पास हो जाता है, तब हम लोग ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच्ड है, आज से प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कितने लोग डी ऑप्शन लगा रहे थे? सिर्फ 3। चले आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान में कितने तरीके की रिट आपको देखने के लिए मिलती है? हैबियस कॉर्पस 5 तरीके की रिट्स हो गई। जवाब क्या हो गया? ए। कितने लोग लगा रहे थे? तुक्का कौन मार रहा था और किसको पता था पहले से, ये बताइए। चलें ठीक है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के संविधान के पार्ट 4 में आपको इनमें से कौन सी चीज देखने के लिए मिलती है? सिर्फ 3 ही लोग जवाब देना है, बाकी लोग क्या है? एक तो तुम उठो, आगे आओ, सबसे पीछे से बताओ, पता है कि नहीं पता? तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आता है। भारत के संविधान के पार्ट 4 में आता है जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और इसके बाद कई लोग उछल के सोचेंगे कि 5वां पार्ट आना चाहिए। 5वां पार्ट नहीं आता है इसके बाद। मजे की बात यहीं से है, अगला पार्ट आएगा पार्ट 4A, उसमें मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद 5वां पार्ट आता है। बात समझ में आ रही है? जिन जिनको नहीं पता और वो बच्चे जो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं। भारत के संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आता है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र आता है, और उसके बाद 5th पार्ट नहीं आता, उसके बाद में आता है 4A। इसमें आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद में आपका 5th पार्ट आता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह या यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बातचीत की गई है। अब आप बोलोगे तो ऐसे पहले दूसरे पार्ट्स के बारे में भी बताओ, वो भी बता सकते हैं, बट ये पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बार बार आते हैं, ठीक है। इसलिए पहले पार्ट में आपने इंडिया की टेरिटरी वगैरह के बारे में बातचीत करी है, दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बातचीत करी है। मगर याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चौथा है और फंडामेंटल राइट तीसरा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज बोला जाता तो 4A बोलना पड़ता, ठीक है। अच्छा, यूनियन के बारे में जिक्र कौन से पार्ट में है? पार्ट 5 में है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना। तो इसका सही फिलहाल इसका सही जवाब है डी। कितने लोग लगा रहे थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कोई नहीं बताएगा, रुकिए मैं पूछता हूं, तुम बताओ। पढ़ी है फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ या ना? नहीं पढ़ी? तुमने पढ़ी है फंडामेंटल ड्यूटीज? नहीं पढ़ी? तुमने पढ़ी है फंडामेंटल ड्यूटीज? नहीं पढ़ी? तुमने? बताओ। 11 होती हैं पक्का? सही है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आज की तारीख में भारत के संविधान में कितनी है? कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि सही जवाब हो गया डी। अब यहीं से एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, जब भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था तब 11 नहीं थी, ठीक है, तब 10 हुआ करती थी। ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई संविधान संशोधन करके, तो ओरिजिनली 11 नहीं हुआ करती थी, पहले सिर्फ 10 होती थी, बाद में 11 इसमें एक और ऐड करके बनाई गई है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चले, इसका सही जवाब क्या हो गया? डी। अगला अच्छा सवाल है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो? बताइए, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? तुमने अभी तक नोट्स नहीं पढ़ाए क्या पॉलिटी के? क्यू वारंटो का मतलब क्या है बताइए?
सही जवाब क्या है इसका? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्यू वारंटो बेसिकली क्या करता है, किसी अथॉरिटी से पूछता है कि किस पावर या किस अथॉरिटी के तहत आपने जो भी एक्शन लिया है वो लिया है। अगर कोई अथॉरिटी या कोई जो भी, अगर कोई संस्था कोई एक्शन लेती है और उसके कारण किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया या कोर्ट गया और उसके बाद कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी वो गया है, वहां पर अगर उन्होंने कोर्ट ने अगर रिट इशू कर दी क्यू वारंटो की, तो क्यू वारंटो की रिट इशू की जाती है उस संस्था को जिसने वो एक्शन लिया था जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। फिर उनसे क्यों वारंटो की रिट इशू करने का मतलब यह है कि कोर्ट उनसे पूछ रही है कि फलाना फलाना काम तुमने किस अथॉरिटी से किया था, तुम्हारे पास इसकी ताकत है तो कैसे है, और नहीं है तो फिर क्यों किया था। इसका जवाब फिर आपको देना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? फिफ्थ का सही जवाब हो गया सी। चले, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारत के संविधान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो आपने कौन से देश से उठाया है? अच्छा सवाल है। पक्का? गलत है, सबका गलत है। और ब्रिटेन? तुक्का मार रहे हो? पक्का? गलत है? अब बोलो। गलत है, गलत है। आजा, सही जवाब है आयरलैंड। याद रखिएगा, इसको स्टार मार करके लिख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो मेथड है आपने कहां से उठाया है? आयरलैंड से उठाया है। ठीक है, सही जवाब हो गया सी, और मेरे हिसाब से किसी का भी सही नहीं है यहाँ पे। चलें, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस और द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है? हद आसान सवाल है, बनना चाहिए। तुम बताओ। पक्का? कंफर्म? सही है। 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं? राज्यसभा में कर सकते हैं। लोकसभा में कितने को कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते। 2019 में खत्म हो गया प्रावधान। अब जो अगली लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। लास्ट वाली जो अभी लोकसभा चल रही है यहीं तक नॉमिनेशन था। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि आगामी लोकसभा जो भी 17वीं है, 18 हाँ 17वीं है, 17 या 18 जो भी आपकी लोकसभा आने वाली है, 24 में जिसके इलेक्शन होंगे, भारत के राष्ट्रपति उसमें 2 लड़कों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं नॉमिनेट करेंगे। सही है, गलत है? अब गलत हो जाएगा। 2019 में प्रावधान खत्म कर दिया गया है, अब नॉमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब उन 2 सीटों के लिए भी इलेक्शन करवाया जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, राज्यसभा में नॉमिनेशन हो रहा है। तो 7वें का सही जवाब है बी, लगभग सबका ही सही होगा। अगला आसान है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को ओथ या शपथ कौन दिलाता है? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं हो तो? याद रखिएगा इस बात को। सही जवाब क्या है आपका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है उस वक्त, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने ऑफिस में एंटर करने के पहले उनकी ओथ दिलाएगा। ठीक है, आपको इसको ऐसे ऐसे कंफ्यूज ना कर ले कि रोज अपने ऑफिस में एंटर करने के पहले वो ओथ ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अपना पदभार ग्रहण करने के पहले जो शपथ ली जाती है उसकी बात हो रही है। क्लियर? अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंग सवाल है। इनमें से कौन भारत का एग्जीक्यूटिव हेड है? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है पहले आप ये बताइए, फिर सवाल करेंगे। प्रशासन है कि नहीं है? तो कायदे से ये पूछा जा रहा है कि प्रशासन का हेड कौन है, बताइए। अच्छा सवाल है, मैं 1-2 मिनट इंतजार कर लूंगा, सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। मगर जो देगा बधाई का पात्र है, अच्छी मेहनत कर रहा है या कम से कम उसका दिमाग चलता है। सही जवाब क्या है? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति किसके हेड हैं? राष्ट्रपति इंडियन स्टेट के हेड हैं, वो सरकार के मुखिया नहीं है। ये इसके पहले भी बताया था, द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री डज नॉट रूल इट। सरकार का मुखिया कौन होता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव या सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारत की संविधान में इनमें से कौन कौन आता है? जब हम लोग बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट तो कौन कौन इसका पार्ट है बताइए। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, मगर राष्ट्रपति भी होता है। हालांकि राष्ट्रपति कभी झांकने नहीं आता पार्लियामेंट में, एक आध बार साल में 2 बार आता है। एक बार आपका जो वित्तीय सेशन होता है तब, और जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद में जो पहला सेशन होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट नहीं आता, मगर तब भी प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट का पास किया हुआ कोई भी बिल आपका कानून बन ही नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करेगा। इसलिए प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी पार्लियामेंट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। 1, 2 एंड 3 कितने लगा रहे थे? अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज। आसान सवाल है, हद आसान सवाल है। इंडियन डिफेंस फोर्सेज की सुप्रीम कमांड किसके हाथ में? पक्का? सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। सब लगा रहे थे। अगला देखिए,
एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इतनी बार जिक्र हो चुका है क्लास में, इस चीज का बनना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ भारत के संविधान के कौन से शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है, बताएं? पक्का? 10th शेड्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मैं क्या मिलता है हमको? एंटी डिफेक्शन लॉ। सही जवाब क्या हो गया इसका? बी। चलें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्टियोरेरी? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्टियोरेरी? सर्टियोरेरी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड इज द राइट आंसर। कितने लगा रहे थे? हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? आसान सवाल है। राज्यों में गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? पक्का? सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डी इज द राइट आंसर। अगला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? ये बोला था रटना है अपने को, क्योंकि आर्टिकल्स पूछे जाते हैं नेशनल इमरजेंसी और बाकी वाली इमरजेंसी के। पता है? पक्का? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी किसमें? आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल? जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसमें ये आज तक लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी, ये याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। चले आगे बढ़ते हैं। Who among the following is not a member of any of the two houses of our country? इनमें से कौन भारत के पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है? आसान सवाल है, बन जाएगा। तुम बताओ। पक्का? क्या लगता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ठीक है। और अगर किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़वा के जितवा दिया है जो, और वो पार्लियामेंट का मेंबर है, तो इलेक्शन जीतने के बाद प्रेसिडेंट की शपथ लेने के पहले अपनी पद छोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल दें इसका? प्रणब मुखर्जी शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ाया था, जब जीत गए तो फिर ना फाइनेंस मिनिस्ट्री भी छोड़ी, अपनी जो संसद की संसदी थी वो भी छोड़ी, और उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। इसी तरह से गवर्नर, स्टेट में विधानसभा में एक हाउस है या दो हाउस है, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है? अब थोड़ी देर पहले बात की थी तो बन ही जाएगा। इसका जवाब क्या है? 4 है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में गवर्नर बनने की मिनिमम एज कितनी है? बताओ। पक्का? क्या लगता है? तुम बताओ। नहीं पता? 35 साल। प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम उम्र कितनी है? पक्का? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइन? अरे यार आसान सवाल है, बता ही दिया। फाइन कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, बताइए। 360। चलें, ये भी आसान सवाल, मैंने जवाब ही दे दिया था इसका। अगला देखें, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? इसका भी जवाब दे दिया था, बताइए। 356। चले अगला देखिए, खत्म। कितने सवाल लगा लिए हम लोगों ने इसमें? 20 सवाल लगाए। चलें 20 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करें और बताएं आप लोगों के कितने कितने स्कोर आ रहे हैं। और मैं स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूं उन दोस्तों को जो पहली बार जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहले जितने आपके सही हुए हैं उसके साथ में आप 4 को मल्टीप्लाई करिए, और जितने आपके गलत हुए हैं उसके साथ में आप 1.33 को मल्टीप्लाई करिए। जो भी रिजल्ट निकल कर आता है वो आपका नेट स्कोर है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर एनडीए में जीएटी का आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। सब लोग अपने अपने स्कोर कैलकुलेट कर लें और बताएं। नहीं, उसके क्यों काटोगे? उनको गिना ही नहीं जाएगा ना सही में ना गलत में, उसके मार्क्स थोड़ी ना कटते। ऑब्वियस ही बात है, जो रॉन्ग होता है उसके साथ ही तो 1.33 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, उसमें नहीं कटेगा। जो छोड़ दिया उसमें कुछ नहीं कटता। 80 नंबर का अपना टोटल है
करिए कैलकुलेट, बताएं। तुम्हारे 69 आ रहे हैं, तुम्हारे 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 25। कितने हाईएस्ट कितना? 70 पॉइंट। क्या नाम है तुम्हारा? सेवेंटी 0.66 आउट ऑफ 80। सेकंड पे कौन है? दोनों के बराबर है। कितने आ रहे हैं? 69 पॉइंट। तीसरे पे कौन है? कितने आ रहे हैं? तो ये अपने आज के टॉप स्कोरर्स हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है, बढ़िया जा रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी फिर वही सलाह है, हाथ पैर मारिए, पॉलिटी के नोट्स वगैरह ले लीजिए, रिवीजन करिए, 2-3 बार कम से कम उसको रिवाइज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक कम से कम अपने को करना ही करना है। चलिए क्लैप करिए जो लोग अच्छा स्कोर किए उनके लिए। अब वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, कम से कम कुछ तो आपको चीजें जो है देखनी पड़ेंगी। चलें, जिन बच्चों ने अब पढ़ना बिल्कुल ही शुरू नहीं किया उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, कम से कम इतना आपको देखना ही देखना है। सबसे पहले आपने फंडामेंटल राइट्स आपको देखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखनी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इतना आपको देखना है। इसके बाद में आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर पढ़ना है, और लास्ट आपको पार्लियामेंट जो है, इतना कम से कम देखना ही होगा। पॉलिटी में कम से कम इतना जो है पढ़ना ही पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कम से कम आप इतना कर जाएं। अगर आप कुछ एक फाइटिंग चांस चाहते हैं तो इतना कम से कम पॉलिटी आपको, इससे ज्यादा कर लेते हैं वेल एंड गुड है, मगर इतनी कम से कम पॉलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी जो बच्चे इसको बाद में यूट्यूब पर देखेंगे उन बच्चों के लिए भी मैं यही कहूंगा, आप लोग भी अपना अपना स्कोर कैलकुलेट कर कमेंट में डालिए। कोई डाउट्स हैं आपके मन में आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई और अगर आपके मन में शंका है वो भी पूछ सकते हैं। बट मेरी सलाह यही रहेगी हर एक बच्चे को जो इस वीडियो के सेशन को बाद में देखेगा या फिर अभी देख रहा है, मेहनत करिए और सिर्फ मेहनत करिए। ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द लेक्चर, एंड इसी तरीके के आगे और भी सेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।